नमस्कार दोस्तों, इस सप्ताह डिफेंस सेक्टर में काफी बदलाव हुए हैं। जहां रशिया का नया नवेला स्टेल्थी फाइटर जेट Su-57 क्रैश हो गया तो भारत ने MiG-27 को पूरी तरह से रिटायर कर दिया है। गवर्नमेंट DRDO को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो इस बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने किस तरह की शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम बना कर दिया है, साथ ही तेजस व एमका के लिए अमेरिकी इंजन क्यों खटाई में पड़ रहा है और कैसे खुद आर्मी ऑफिसर ने ही स्नाइपर तक की बुलेट को रोकने वाली जैकेट तैयार कर ली है, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, पहली बड़ी खबर रशियन फाइटर जेट्स की तरफ से है। यह सप्ताह रशियन फाइटर जेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहा। पहले ईरान में MiG-29 क्रैश हो गया तो उसके बाद रशियन 5th जनरेशन का फाइटर जेट Su-57 क्रैश हो गया। उड़ान भरने के बाद Su-57 अपने एयरबेस से मात्र 111 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हो गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस क्रैश से रशिया का Su-57 को कई देशों को बेचने का सपना भी टूट जाएगा। भारत भी रशियन फाइटर जेट्स के सेफ्टी रिकॉर्ड से परेशान रहता है और जैसे ही यह खबर आई थी कि भारत Su-57 लेने के बारे में विचार कर रहा है, इसी बीच में क्रैश की खबर आ गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह क्रैश पायलट की गलती से हुआ है या Su-57 में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही रशियन पायलट्स ने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को उड़ाया था और इसके आज तक एक्सीडेंट फ्री रहने के रिकॉर्ड से काफी प्रभावित थे। इसी कारण भारत भी अब वेस्टर्न व अमेरिकन फाइटर जेट्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि उनके पास रशिया के मुकाबले बेहतर फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद है। रशिया की टर्की, चाइना, भारत व कई खाड़ी के देशों के साथ Su-57 को खरीदने संबंधी बात चल रही थी, लेकिन अब इनका अंजाम तक पहुंचना मुश्किल है। हालांकि रशिया व चाइना इस तरह के फेलियर से अपने प्रोजेक्ट को कभी बंद नहीं करते हैं। रशिया टोटल 76 Su-57 अपनी एयरफोर्स के लिए खरीद रहा है और Su-57 अमेरिकी फाइटर जेट F-22 रैप्टर से टक्कर लेने के लिए बनाया गया है। अगली बड़ी खबर एमका 5th जनरेशन के स्टेल्थी प्रोग्राम को लेकर है। इसे बनाने में और समय लग सकता है, क्योंकि एमका मार्क 1 के लिए जिस F414 इंजन को चुना गया है उसकी हॉट कोर टेक्नोलॉजी को देने के लिए अमेरिकी GE कंपनी तैयार नहीं है। भले ही उनके इस इंजन को भारत तेजस 1A, तेजस Mk2 और 2 इंजन वाले नेवल तेजस में भी लगाए। इतने सारे इंजन्स के ऑर्डर के बाद भारत को उम्मीद थी कि यह टेक्नोलॉजी अमेरिकी कंपनी उपलब्ध करवा देगी। यहां तक कि अमेरिकी गवर्नमेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने को तैयार भी हो जाए तो GE कंपनी, जो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी भारत को बेचे। अभी के समय में सभी अमेरिकी GE इंजन को ओवरहॉल या रिपेयर के लिए अमेरिका ही भेजा जाता है, लेकिन लड़ाई के समय में इतनी लंबी प्रोसेस भारत के लिए ठीक नहीं है। अमेरिकी कंपनी भारत में जॉइंट वेंचर तो लगाना चाहती है, लेकिन सभी क्रिटिकल कंपोनेंट को सीधे अमेरिका से ही भिजवाएगी। ऐसे में भारत अब दूसरी अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी व यूरोपियन कंपनी रोल्स रॉयस के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की कोशिश कर सकता है, जिससे एमका के लिए ज्यादा थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजन तैयार हो सके। अगर बात करें आर्टिलरी सिस्टम व हॉवित्जर की, तो भारत ने कारगिल की लड़ाई से सबक लेकर इस ओर खास ध्यान दिया है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका से M777 हॉवित्जर ली, बल्कि साउथ कोरिया से K9 वज्रा आर्टिलरी सिस्टम भी लिए, जो सेल्फ प्रोपेल्ड हैं। साथ ही खुद भी धनुष जैसी कई आर्टिलरी का निर्माण शुरू किया। नतीजा यह रहा कि अब भारत हॉवित्जर की टेक्नोलॉजी व एक्यूरेसी को लगातार बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में ATAGS आर्टिलरी सिस्टम ने टेस्टिंग रेंज में लगातार 5 राउंड्स को सिर्फ 62 सेकंड में फायर करके दिखाया। यह ATAGS 155 mm की 52 कैलिबर की आर्टिलरी सिस्टम है, जिसका निर्माण टाटा SED व DRDO ने मिलकर किया है। आर्टिलरी सिस्टम में भारत की कमजोरी कारगिल की लड़ाई में सामने आई थी। 90 के दशक में स्वीडन से ली गई बोफोर्स के बाद अगले 30 वर्षों तक कोई अच्छी हॉवित्जर भारत ने नहीं खरीदी थी। हालांकि अब इस क्षेत्र में भारत काफी तरक्की कर चुका है। भारत के इस नए आर्टिलरी सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर तक है और इसे काफी तेजी के साथ कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। बात करते हैं MiG-35 की, तो रशिया MiG-35 के एक्सपोर्ट वेरिएंट में इसके एयरफ्रेम में बदलाव कर रहा है। इसमें ज्यादा बेहतर रडार लगाया जा रहा है, जो एक बार में ही 30 एरियल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है।
साथ ही नए डिजाइन का कॉकपिट भी लगाया जा रहा है ताकि जो देश मिग 35 को लेने की सोच रहे हैं उन्हें और ज्यादा अच्छा पैकेज मिल सके। मिग 35 भारत की MMRC डील में शामिल है, जिसमें भारत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। इस डील के लिए जितने भी फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया है उसमें मिग 35 की कीमत सबसे लगभग 20% कम है और राफेल से यह लगभग आधी कीमत है। मिग 35 में नया इंजन लगा है, जिससे इसकी स्पीड, रेंज व हथियारों को ले जाने की क्षमता काफी बढ़ गई है। साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से इसे बेहतरीन कलाबाजियां खाने में सहायता मिलती है। इसमें ASA रडार के साथ ही स्टेल्थी फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए IRST सिस्टम है और यह रशियन फाइटर जेट कई तरह की शॉर्ट रेंज, मीडियम व लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल्स को भी ले जाने में सक्षम है। मिग 35 की खूबियां MMRC डील में कॉन्ट्रैक्ट दिलवा पाती हैं या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर में बात करते हैं मिग 27 की। तो कारगिल की लड़ाई में अपना जलवा दिखा चुके मिग 27 को फाइनली इंडियन एयरफोर्स से रिटायर कर दिया गया है। टोटल 43 मिग 27 इंडियन एयरफोर्स में इस समय ऑपरेट कर रहे थे। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और ज्यादा घटकर मात्र 33 रह गई है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा पुराने मिग 21 अभी रिटायर नहीं हुए हैं, जबकि उसके बाद लिए गए मिग 25 और मिग 27 रिटायर हो चुके हैं। अपने समय में मिग 27 एक बेहतरीन व शानदार फ्लाइंग मशीन थी, जिसके विंग्स को उड़ान के अनुसार घुमाया जा सकता था। मिग 27 का स्विंग विंग डिजाइन इसे काफी पेलोड के साथ उड़ने में सहायता करता था और जब ज्यादा स्पीड चाहिए होती थी तो विंग्स को पीछे की तरफ मोड़ा जा सकता था। ज्यादातर देश जो मिग 27 को ऑपरेट करते थे वे इसे रिटायर कर चुके हैं। खासतौर पर अब ये आउटडेटेड हो चले थे और स्पेयर्स एंड मेंटेनेंस में काफी समस्या आ रही थी। 2001 से अब तक टोटल 13 मिग 27 क्रैश भी हो चुके थे। लगातार घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इंडियन एयरफोर्स कैसे रोक पाती है यह देखना है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस को मैन्युफैक्चर करने की अपनी स्पीड को अभी तक नहीं बढ़ा पाया है। अगली बड़ी खबर सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है। कुछ वर्ष पहले DRDO ने एक स्टेटमेंट दी थी कि 2022 तक हमें कहीं से भी कोई मिसाइल खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोगों ने मजाक भी मनाया, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। भारत ने एक और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है जो बेहद ही कम समय में डिप्लॉय होकर काम शुरू कर देता है। DRDO ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के सभी ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और अब यह 30 किलोमीटर रेंज की मिसाइल वाला सिस्टम आर्मी को ट्रायल्स के लिए दिया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसके पावरफुल एक्टिव एरे रडार 360 डिग्री की कवरेज देते हैं और यह उस समय भी बराबर काम कर सकता है जब यह सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो। आर्मी के साथ ही एयरफोर्स भी इसको आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही इस्तेमाल कर सकती है। वहीं नेवी में भी यह एयरफोर्स सिस्टम पुराने हो चुके बैराक 1 सिस्टम की जगह ले सकता है। 2020 में आर्मी इसके काफी सारे ट्रायल्स करके देखेगी व 2021 से इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम लड़ाई के समय आगे बढ़ रही आर्मी की रेजिमेंट को दुश्मन से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। बात करें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की, तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की सेल्स फाइनल हो गई है। वैसे तो 14 अलग अलग देशों से इस समय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन शुरुआत फिलीपींस से हो रही है। 2020 की स्टार्टिंग में दोनों देशों के बीच इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। फिलीपींस ने कंफर्म कर दिया है कि वह ब्रह्मोस की 2 बैटरीज को खरीदेगा और इनको चाइना के साथ चल रहे बॉर्डर इश्यूज वाले इलाके में डिप्लॉय किया जाएगा। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है और यह लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। साथ ही इसकी ट्रैजेक्टरी को बदला जा सकता है, जिस कारण इसे एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना बेहद ही मुश्किल काम है। ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट में एक समस्या रशिया से मंजूरी को लेकर भी थी, क्योंकि ब्रह्मोस को भारत व रशिया ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि अब इसको भी सुलझा लिया गया है और रशिया की तरफ से भी इस एक्सपोर्ट को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। भारत अपने लिए जो ब्रह्मोस रख रहा है उसकी रेंज 600 किलोमीटर तक बढ़ा चुका है और अब ब्रह्मोस का 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला वेरिएंट भी लगभग तैयार हो चुका है। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस का एयर लॉन्चिंग वेरिएंट भी तैयार कर चुका है, जिसे सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया गया है।
अगली बड़ी खबर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से है। अक्सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अपने धीरे काम करने के तरीके के लिए आलोचना को सहना पड़ता था, लेकिन इस बार उन्होंने समय से वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया है। यह सिस्टम काफी तेजी से काफी सारी बुलेट्स को फायर करके लो फ्लाइंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि मिसाइल्स को भी टारगेट बना सकता है। इस तरह के शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम मिलिट्री की फॉरवर्ड पोस्ट के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। इस सिस्टम की रेंज 4 किलोमीटर तक है। इंडियन आर्मी को इस तरह के 938 सिस्टम की आवश्यकता है। वहीं बॉर्डर पर सटीक निगरानी के लिए हाईटेक सर्विलेंस कैमरास भी लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर चीन के साथ लगते हुए बॉर्डर पर इनकी तैनाती की जा रही है, ताकि दिन हो या रात, हर समय हर मौसम में बॉर्डर पर होने वाली हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके और उसे रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही बॉर्डर के नजदीक के एयरफील्ड्स पर बेहद मजबूत ऑल वेदर एयरक्राफ्ट शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जमीन पर रहते हुए एयरक्राफ्ट को किसी भी तरह के अटैक से सुरक्षित रखा जा सके। बात करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की। भारत अब स्वदेशी तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने लग गया है, जो ज्यादा हल्की और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अब खुद आर्मी के ही एक ऑफिसर मेजर अनूप मिश्रा ने एक ऐसी फुल बॉडी बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है, जो सामान्य बुलेट्स के साथ ही स्नाइपर राइफल की बुलेट से भी प्रोटेक्शन प्रदान करती है। यह इतनी कारगर जैकेट है कि मात्र 10 मीटर की दूरी से चलाई गई बुलेट्स को भी पूरी तरह से रोक देती है। भारत को अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर पार से आई स्नाइपर बुलेट का सामना करना पड़ता है, जिससे कई जवानों की जिंदगी चली गई है, क्योंकि स्नाइपर बुलेट साधारण बुलेट प्रूफ जैकेट से नहीं रुक पाती है। साथ ही मेजर अनूप मिश्रा द्वारा डिजाइन की गई इस जैकेट से जवानों को ज्यादा झटका भी महसूस नहीं होता है। मेजर अनूप मिश्रा ने खुद इस तरह से एक ऑपरेशन के दौरान बुलेट्स का सामना किया था। हालांकि उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जिंदगी बचा ली, लेकिन उसके झटके से उबरने में उन्हें काफी समय लगा। मेजर अनूप मिश्रा की इस जैकेट के लिए उन्हें खुद आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट से ना सिर्फ वाइटल ऑर्गन्स बल्कि पूरे शरीर की सुरक्षा की जा सकती है। इस जैकेट का नाम सर्वत्र रखा गया है और जल्दी ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अंतिम खबर भारत के डिफेंस सेक्टर में तेजी लाने से संबंधित है। डिफेंस के ऊपर बनी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को पूरी तरह से बदल देने की बात कही है। कमेटी का कहना है कि भले ही DRDO ने कई तरह की मिसाइल्स बनाकर दी हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका बहुत स्लो है, बहुत धीरे है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में DRDO काफी पीछे रह गया है। इसी को देखते हुए DRDO के सभी प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर को आने की अनुमति व IIT व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्थानों का सहयोग एक्टिवली लेने की बात कही गई है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डिफेंस की सरकारी कंपनियों के आउटपुट के कमजोर होने के कारण ही हमें विदेशों से लगातार हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। साथ ही यह भी रिकमेंडेशन दी गई है कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, जबकि अभी तक लगभग सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में सरकारी PSU कंपनियों को ही तवज्जो मिलती रही है, उन्हें ही प्रेफर किया जाता है। इससे प्राइवेट कंपनियों को निराशा ही हाथ लग रही थी, लेकिन अब इसे बदलना पड़ेगा। हालांकि इस रिपोर्ट को लागू करने में कितना समय लग सकता है, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।